हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने से पहले ना हम क्या करते हैं कि पहले इस सर्कल में मूव करने वाले बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी को देखते हैं। ठीक है, ये कैसे मूव करता है। देखो, अब अगर ये बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पर, यानी अगर वो इस पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट थी, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो इसके अलोंग है। अब इसके ऊपर क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। ओके, ठीक है। अब ये हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अब यहाँ पे आपका बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, बेशक आपकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेशक उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की चेंज नहीं हो रही, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो चेंज हो रही होती है। और इसी डायरेक्शन की चेंज के बारे में जो आपको एक्सेलरेशन बताती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो देख लो, उसमें एक तरह की नहीं 4 किस्म की एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन में होती है वो सारी की सारी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो अब हम ना सिर्फ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो हर जगह पर क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो उसमें एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बेटा, अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगती है। ठीक है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ा ही है ना, वो क्या होता है, F = m ए। यही होता है ना कि बॉडी की के ऊपर कोई फोर्स लगेगी, फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि मास जो है ये तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब न्यूटन सेकंड लॉ तो आप लोगों ने पढ़ ही चुके हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है वो बॉडी की क्या करती है, उसकी इस वेलोसिटी को बेंड कर देती है। यहाँ पे देखो बेटा, जो फोर्स लगती है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर ही होती है। सही है, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को कंसीडर कर लो कि फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर लग रही है, वेलोसिटी आपका बॉडी इधर को जाना चाह रहा है, तो ये क्या करता है, आपकी वेलोसिटी पॉइंट बेंड होकर इधर को चले जाती है। यहाँ पे अगर आपका बॉडी देखो तो ये इधर को जाना चाहता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अब फोर्स इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको खींच रही है, तो ये क्या करता है कि दरमियान में इस पॉइंट पे मूव करता है। यहाँ पे भी ये इस पॉइंट पे मूव करता है, इस पॉइंट पे, तो ये सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करता रहता है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज करवा रही है ना वो कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यही एक्सेलरेशन जिस फोर्स की वजह से हो रही है वो फोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। अब आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = होता है m। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब आप जानते हो m = और एक्सेलरेशन जो आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था वो था v²/r। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो v²/r, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया। ठीक है, एक और फार्मूला इसका, इसी की आपने एक और शक्ल भी पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करनी है तो वो ω² r के बराबर होता था। तो FC को आप ऐसे भी लिख सकते हो m ω² r। ओके, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर वेलोसिटी की टर्म में है, ये आपको दे रहा है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। ओके, तो ये दोनों आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी जो है वो लीनियर दी हुई है, फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है फिर आप ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फार्मूला, और आपने ये भी देख लिया कि डायरेक्शन जो होती है वो उसकी टुवर्ड द सेंटर होती है अलोंग द रेडियस। ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब बेटा आपको क्या ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो असल में कोई ना कोई फोर्स होती ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई फोर्स होती नहीं है, अभी तो आपने कहा है ना कि ये फोर्स जो होती है चीज़ को दायरे में घुमाती है। तो बेटा होता ये है कि पहले से मौजूद जो फोर्स होती है ना वो स्पेशल केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। अब आप कहोगे वो कैसे, देखो अब इसकी हम ना एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग लिया, उसके साथ यहाँ पे आपने पत्थर बांधा हुआ है। ठीक है, और आप इस पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, इस दायरे में, और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब अक्सर आप करते हो, बचपन में भी आपने किया होगा कि कोई चीज़ भी ऐसे पकड़ी और उसको ऐसे दायरे में घुमाने लग गए। तो इसमें क्या होगा
कि यहाँ पे बॉडी समझो यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग की टेंशन होगी टुवर्ड द सेंटर, वो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। अब जो टेंशन होती है ना बेटा, वो हमेशा अवे द पॉइंट होती है, पॉइंट से अवे जाती है, ठीक है। अब अगर आप देख लो कि ये सन है और ये हमारी अर्थ उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो ज़मीन को क्या करता है, इस दायरे में घुमाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर। अब अगर आप एटम देखो, एटम का स्ट्रक्चर जो हमने बोहर पढ़ा हुआ है, बोहर वाला, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और इसके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब इसको दायरे में घुमा रही है। तो अब आपने 3 डिफरेंट केस पढ़े और तीनों डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फोर्सेस जो थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फोर्स जो बॉडी की के सेंटर की तरफ लग रही होती है उसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर देखो, ये बॉडी जो है इसके अंदर की तरफ पूरी की पूरी फोर्स टेंशन लग रही है, ठीक है, इस पे भी। तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही होती है, ठीक है, वो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है और वही बॉडी को क्या करती है, उसके सर्कल में मूव करवाती है, ठीक है। अब हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बगैर तो आपको ये टॉपिक्स जो होते हैं फिजिक्स के वो क्लियर नहीं होते। चलो आ जाओ फिर, शाबाश। अब पहला क्वेश्चन है, आपको ये बॉडी दिया हुआ है जो इस दायरे में घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो मैस है उसका जो सॉरी ये 2 मीटर लगाया हुआ है, ये 2 kg कर लो। चलो आप, अब ये 2 kg का होगा तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन हमने यूनिट्स देखने हैं तो इसलिए आप समझ लो, इमेजिन कर लो कि जी 2 kg है, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो एंगुलर स्पीड है और रेडियस आपको 2 मीटर दिया हुआ है और पूछा हुआ है आपसे कि टेंशन फाइंड कीजिए। देखो बेटा, अगर आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी है कि यहाँ पे बॉडी को दायरे में कौन मूव करवा रहा है, ठीक है, वो इसकी टेंशन मूव करवा रही है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो अब हम टेंशन को फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि टेंशन किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी ना। तो टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे एंगुलर स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। तो 2 kg और आपके पास 2 मीटर और जो ओमेगा है वो 2 रेडियन पर सेकेंड है। तो टेंशन आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे स्केयर भी आएगा, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर, और ये आपके पास न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो इतनी टेंशन है बॉडी की जो इसको दायरे में घुमा रही है, ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल, यानी एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 4 रेडियन इन 2 सेकेंड। यानी अब आपको क्या दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, यानी थीटा दिया हुआ है 4 रेडियन और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। ऑब्जेक्ट है मैस 2 kg है, रेडियस भी 2 kg, तो आपने फाइंड करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको थीटा दिया हुआ है 4 रेडियन, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, ये आपको गिवन डाटा दिया हुआ है। तो अब आपको पता है बेटा कि यहाँ पे फिर फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टेंशन की इक्वल होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तो आपको पता है ना कि वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा तो आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, ओमेगा फाइंड कर लोगे। अब आप जानते हो कि एंगुलर स्पीड किसके बराबर होती है, थीटा बाई टी। तो थीटा आपके पास 4 रेडियन है, टी आपके पास 2 सेकेंड है, तो ओमेगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे बेटा आपने ओमेगा की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी वो लगा देनी है और इनको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ गया 24 न्यूटन।
अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब समझो आपके पास ये रोड है, उसके साथ आपने ये दो मैसेज को, दो बॉल्स जो हैं उसको छोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, सॉरी, ठीक है। पहली जो है वो 1 kg की है, दूसरी जो है वो 2 kg की है, ठीक है। अब आपने फाइंड करनी है दो चीज़ें। पहले तो आपने इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड करनी है। इसको अगर आप T1 बोल दो, इसको आप T2 बोल दो, ठीक है। अब टेंशन जो होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से अवे, यानी ये इस डायरेक्शन में लग रही है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में लग रही है और इसकी इस डायरेक्शन में लग रही है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो दोनों की टेंशन जो होगी दोनों मैसेज की वजह से, एक ही स्ट्रिंग है तो सेम ही होगी। अब ये है T1, ठीक है। अब ये पहला वाला जो है, अब जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा कि ये दोनों सर्कल में घूमेंगे ना ये, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपने फाइंड करनी है ये दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन, और दूसरा आपने इनकी लीनियर स्पीड भी फाइंड करनी है, लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। चलो फिर पहले हम ना क्या करते हैं, टेंशन फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा आपको दिया हुआ बेटा, इन दोनों जो मैसेज है ना उनकी स्पीड जो होगी ना, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, वो सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेम क्यों होगी, क्योंकि दोनों जो है वो एक उतने टाइम में उतना ही जो एंगल है वो कवर कर रहे हैं। अगर एक जो है यानी इकट्ठे मूव कर रहे हैं ना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये थोड़ी है कि जो आगे वाला पीछे वाला है वो आगे आगे जा रहा है और ये ऐसे, ना ये ऐसे है कि ये जो आगे वाला है 1 kg वाला वो आगे आगे जा रहा है और दूसरा वाला पीछे 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 पीछे, बल्कि क्या है कि दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, एक टाइम में उतना ही एंगल कवर कर रहे हैं, तो इनकी एंगुलर स्पीड जो होगी वो सेम होगी। तो चलो फिर आ जाओ, इसकी ना टेंशन निकाल लेते हैं। शुरू हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसमें क्या है कि सिर्फ यही मैसेज है ना, तो अब आपको पता है कि एंगुलर स्पीड किसके बराबर होती है, टेंशन किसके बराबर होगी, FC के बराबर, और इसमें T2, FC आपके पास कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो T2 m मैस आपके पास कितना है 2 kg, तो यहाँ पे लगा लो बेटा 2। अब रेडियस आपके पास कितना है 2 मीटर, और ओमेगा जो है वो कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 बार 9 9 2 बार 18 18 2 बार 36 न्यूटन, ओके। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा तो उसको आप न्यूटन में इजीली लिख सकते हो। तो ये आपके पास टेंशन आई इसके अंदर, ठीक है। अब आपने पहले की फाइंड करनी है, तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी FC किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा T1 के, और T1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो फोर्स लग रही है ना, ठीक है, पहले इसको देखो। यहाँ पे ये जो बॉडी है आपका, इस पे T2 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, T1 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, अभी आप उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब सेंटर किस डायरेक्शन में है, ये इस सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो सेंटर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है पहले, ठीक है। तो आपको चाहिए ये वाली, तो आप क्या करोगे, T1 में से T2 माइनस कर दोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर 5 लग रही थी और यहाँ पे 3 लग रही थी, तो नेट फोर्स कितनी होगी 5 माइनस 3, यानी जो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी वो 2 होगी। इसी तरह यहाँ पे T1 माइनस T2 आ गया, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू, अब यहाँ पे मैस किसका कितना है 1 kg, इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, और ओमेगा तो दोनों का ही सेम है क्योंकि दोनों ही एक ही एंगुलर स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है कि ये दोनों जो है वो ऐसे सर्कल में मूव कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाला जो है वो पहले चला गया और आगे वाला जो है वो बाद बाद में आ रहा है, बल्कि एंगल इन दोनों का जो है वो सेम ही है। तो इस वजह से अब यहाँ से T2 तो आपको पता ही है क्या है, T1 आपने फाइंड करनी है, T2 आपने भी फाइंड कर ली है, वो है 36 न्यूटन, क्योंकि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और वो न्यूटन के बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये न्यूटन के बराबर होता है। तो T1 इक्वल टू आ गया 9 प्लस 36 और यहाँ पे न्यूटन आ गया। तो ये आपके पास टेंशन T1 आ गई, 36 प्लस 9 कितने हो गए 45, 45 + 9 = 120, 120 + 9 = 180, 180 + 9 = 220, 220 + 9 = 320, 320 + 9 = 420, 420 + 9 = 520, 520 + 9 = 720, 720 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920 + 9 = 920, 920
ये आपके पास T1 आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसने क्या, इस दोनों का वेट ही जो है वो संभाला हुआ है, लेकिन ये वाला स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन कम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से पहले कौन टूटेगा, तो ऑफ कोर्स ये टूटेगा, क्योंकि इसमें खिंचाव ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, तो पहले ये टूटेगा। यानी अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपको टेंशन यानी ये सारा कुछ बताया जाए और उनसे आपसे पूछा जाए कि इन दोनों स्ट्रिंग में से पहले कौन सा टूटेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसी तरीके से इसकी टेंशन फाइंड कर लेनी है। जिसकी टेंशन ज़्यादा आएगी तो आपने कह देना है कि इसमें क्योंकि खिंचाव ज़्यादा है तो इस वजह से ये टूटेगा। अब बेटा आपने टेंशन तो फाइंड कर ली, ठीक है। अब आपने देखना है कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है दोनों की, तो आप ये देखना चाहते हो कि क्या इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। तो लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपने पहले वाला मैथ जो है इसकी फाइंड करनी है तो v1 इज़ इक्वल टू r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो सेम है ना। तो r इसके आपके पास कितना है यहाँ पे, ये वाला इतना इतना, तो ये 1 है और ओमेगा है आपके पास 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपने v2 फाइंड करना है मैथ 2 का, तो आपके पास होगा r2 ओमेगा। तो r2 इसका कितना है, अब ये है 2 मीटर और ओमेगा आपके पास है 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है तो क्या होगा कि इसके डिफरेंट पॉइंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब ऐसे होता है कि जो चीज़ दूर दूर घुमा रहे होते हैं ना वो ज़्यादा तेज़ी से घूमती है। कैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग लो और उसके साथ पत्थर बांध लो, ठीक है, और उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो कम स्पीड के साथ मूव करेगी। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली लंबा स्ट्रिंग ले लो और उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो और ज़्यादा स्पीड के साथ घूमता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जितने लंबे स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ होगा उसकी स्पीड जो होगी, लीनियर स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अब अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो पॉइंट है, उनकी एंगुलर स्पीड सेम है, सही है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ। तो बेटा यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बाइकर है वो मूव कर रहा है डेथ वेल में, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि उसका जो बाइक है वो स्लिप ना करे, ठीक है। डेथ वेल आपने अक्सर मिलों वगैरह में देखे होंगे जो लड़के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता ये है कि ये ऐसे होता है कुछ, और इसके अंदर बाइकर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे ऐसे सर्कल में मूव कर रहे होते हैं इसकी सरफेस के साथ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तो 3-4 होते हैं। अब बाइकर जो है वो क्या करता है कि यहाँ पे बाइक चलाता है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है और उसके साथ साथ वो बाइक चला रहा होता है। तो वो गिरते क्यों नहीं आकर गिरते वो क्यों नहीं है, देखो इस बॉडी पर लगने यानी यहाँ पे अगर ये बाइकर है तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, ठीक है। लेकिन इसके अपवर्ड भी तो एक फोर्स लग रही है जो रिलेटिव मोशन को रोकती है, यानी बॉडी जो है वो वेट की वजह से नीचे गिरना चाह रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन जो है वो उसको ऊपर ले जाना चाहती है। जिस तरह हम अगर आगे जाना चाहें तो फ्रिक्शन हमें पीछे ले जाना चाहती है, अगर हम पीछे ले जाना चाहें तो फ्रिक्शन हमें आगे ले जाना चाहती है। जब आप चलते हो तो आपने नोटिस भी तो किया होगा कि आपके पाँव जो हैं वो पीछे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन आप पहुंचते कहाँ पे हो, आगे। तो फ्रिक्शन की वजह से आप अपनी ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हो, तो फ्रिक्शन आपको आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स के तौर पर धकेल देती है। तो इसका मतलब है कि अगर वेट जो है वो mg नीचे की तरफ लग रहा है और बॉडी के अंदर टेंडेंसी है कि वो नीचे जाए, तो उतनी ही फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सही है। अब ये तो होगी बैलेंस, ठीक है। अगर आपकी फ्रिक्शन जो है वो mg के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो फिर तो आप नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है। अब इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो जब भी दो चीज़ों के दरमियान में फ्रिक्शन होती है ना, समझो ये है, तो एक फोर्स जो होती है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, जिसको हम कहते हैं ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल ये सरफेस है तो इसके नॉर्मल ये वाली होगी, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। अब ये वाली फोर्स जो है वो इस बाइकर को हेल्प कर रही है कि वो इस डायरेक्शन में घूमे। अब आपने निकालनी है n की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब तक आप इसके अंदर से इसके कॉन्सेप्ट में नहीं घुसोगे तो तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं ना,
तो यहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो समझ लो मिनिमम के लिए कम से कम आपके लिए तो यानी वेट के बराबर होनी चाहिए ना, फिर तो आप नहीं गिरोगे। ठीक है, अब फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन बराबर होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर। ठीक है, तो एफ मैक्स इक्वल टू होता है म्यू एन के, तो यहाँ पे आप म्यू एन लगा दो, तो फ्रिक्शन की जगह पे म्यू एन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया एम जी। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। लेकिन अभी अभी आपने क्या पढ़ा था? ई से डेथ वेल में रोटेट करने के लिए रोटेट नहीं, मूव करने के लिए, सर्कल के अंदर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है? एन दे रहा है। ठीक है, कि एन जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा? एन इज इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू लगा दो, तो म्यू की जगह पे म्यू ही आ जाएगा। अच्छा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू एम जी। अब देखो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया और आपने निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इधर ही रह जाएगी और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अब एक्सप्रेशन बच गया है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाई म्यू। ठीक है, अब इससे आप निकाल सकते हो अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम हुई तो आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम वैल्यूज़ लगा के फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है जी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r दिया हुआ है जी, म्यू दिया है 5 और r दिया हुआ है 50 मीटर। तो चलो भी लगा लो इसकी वैल्यूज़, तो v इज इक्वल टू जी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r आ गया 50 मीटर्स और ये आ गया 5, तो ये 5 इससे गया और अंडर आ गया 100 और ये आपके पास स्क्वायर रूट के बाद आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, यानी मिनिमम इतनी वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए, एक सेकंड में 10 मीटर आप कवर करो, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप नीचे गिर सकते हो। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी आप दो चीज़ें यानी दो सरफेसेस जो होती हैं जब वो कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाहती हैं, तो क्या होता है कि एक फ्रिक्शन होती है जो उस मूवमेंट को रोकती है। लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि इन दोनों के दरमियान में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स उसके उन दो जो मटेरियल्स हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। अब ऐसे कैसे होता है? देखो, मिसाल के तौर पर आप क्या करते हो कि दो जो ग्लास के सर्फेसेस है एक दूसरे के ऊपर उनको मूव करवाना चाहते हो, तो आपको पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। लेकिन जब आप दो ईंटें जो होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर मूव कराना चाहते हो तो फिर आपको पता चलता है कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, बेशक इन दोनों का मैथ सेम हो लेकिन फिर भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन जो आपने करना है, अगला टॉपिक जो करना है, ये हो गया सारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब आपने जो अगला करना है ना वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सबसे पहले तो ये है कि ये कोई फोर्स ही नहीं है, सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स कौन सी होती है? सूडो फोर्स एक वो फोर्स होती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कब होती है? आपको लगता है कि ये फोर्स है। ठीक है, अब होता ये है कि देखो आपके पास दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनर्शियल, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जिसमें एक्सेलरेशन यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, और नॉन इनर्शियल वो होता है जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। अब ज़ीरो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड में देखो फर्क। देखो अब अगर ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, और आप इसको
यानी ये गाड़ी जा रही है और इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे ज़मीन पे खड़े होकर आप इसको डिटेक्ट कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप ज़मीन जो है वैसे है ये नॉन इनर्शियल, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर मोशन में है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर लेते हो कि ये इनर्शियल है, ठीक है, ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ। तो फिर आपको ये गाड़ी जो होगी वो आगे बढ़ती दिखाई देगी और यहाँ से आप नोटिस कर रहे हो ना, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और ये अभी आपका कौन सा है, इनर्शियल। अब समझो कि ये गाड़ी आगे जा रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, आप भी क्या करते हो कि इस गाड़ी को नोटिस करने के लिए दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हो, ठीक है। अब ये गाड़ी जो है इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, तो क्या होगा, जब अभी आप खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ठीक है, आपकी गाड़ी खुद एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड इसकी, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, तो अभी आप जिस फ्रेम में हो वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, यहाँ पे न्यूटन के लॉज जो होते हैं ना वो वैलिड होते हैं, लॉज आर वैलिड, ठीक है। लेकिन जो नॉन एक्सेलरेटेड होता है ना, नॉन इनर्शियल सॉरी एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, इसके अंदर न्यूटन के लॉ जो हैं वो वैलिड नहीं होते, ठीक है, वो उनका आंसर जो होता है वो गलत आने लग जाता है, इनवैलिड हो जाते हैं। तो फिर इस तरह के जो फ्रेम होते हैं ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें आप क्या करते हो, सीडो फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हो, ठीक है। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे हैं, और ये दोनों कब होती हैं, जब आपका बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। समझो जब आपने ये है, ठीक है, अब झूला तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आप बैठ के, जिसको आप फेरी व्हील कहते हो ना, पता नहीं क्या कहते हो, हमारे तो यहाँ पे डोलियाँ कहते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे होते हो तो ये क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इसकी रोटेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि मैं बाहर की तरफ, मेरे ऊपर को फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि जब आप टर्न लेते हो गाड़ी का, ठीक है, अब इसी को आप एक सड़क समझ लो, जब आप टर्न लेते हो तो जब आपकी कार इधर को आ रही होती है तो आपको लग रहा होता है कि हम इस तरफ को, यानी शीशे के साथ, अगर विंडो के साथ आप बैठे हो तो दरवाजे के बिल्कुल साथ चिपक जाते हो आप बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये फोर्स जो होती है आप पे कौन लगा रहा होता है, कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा होता, बस आपको फील होता है कि आप पर बाहर की तरफ पे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये सूडो फोर्स होती है, और ये सिर्फ आपको तभी फील होती है जब आप खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हो, ठीक है, यानी जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम के अंदर आप खुद बैठे हुए हो, अदरवाइज ये आपको फील नहीं होती। यानी अगर आप तो बाहर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे, और आपका कोई बहन भाई जो है वो इस फेरी व्हील में बैठा है, फिर तो आपको लगेगा कि ये जी इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और वो बाहर अंदर की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद इसके अंदर बैठ जाओगे तो फिर आपको इस फोर्स की बजाय ये फोर्स फील होगी जो आपको बाहर की तरफ खींच रही होगी। अब जो सूडो फोर्स होती है ना वो भी बिल्कुल सेम होती है, F इज इक्वल टू एम ए, बस इसमें फ़र्क होता है डायरेक्शन का। जो वैसे फोर्स होती है वो एक्सेलरेशन जो होती है ना उसकी डायरेक्शन में होती है, यानी जिस तरफ को एक्सेलरेशन है उसी तरफ को फोर्स होगी, लेकिन ये जो होती है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट साइड पे होती है, ये नेगेटिव साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो तो टुवर्ड द सेंटर होती है ना, तो इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ होती है। अब बेटा वो जो सारी चीज़ें थी ना वो तो होगी एक्सप्लेनेशन और थ्योरी। अब आपने आना है मेन टॉपिक पे जो है आपके न्यूमेरिकल्स। अब ये पहला क्वेश्चन है जी, इंसेक्ट जो है वो एक डिस्क के ऊपर बैठा हुआ है, समझो ये डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर ये इंसेक्ट जो है वो बैठा हुआ है बिल्कुल साथ। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्क है ना ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, और इसका रेडियस जो है 5 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है। ग्रेविटी आपने लेनी है जी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, और जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का बिटवीन इंसेक्ट्स एंड डिस्क इज़ 18, ठीक है। तो अब आपने फाइंड करना है कि कौन सी एंगुलर वेलोसिटी सेफ होगी कि आपका इंसेक्ट जो है वो यहाँ से इधर को ना गिर जाए, ठीक है। अब आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे कि इक्वेशन तो निकालनी है। अब आपको नहीं पता कि इसकी एंगुलर स्पीड के लिए कौन सी वेलोसिटी के लिए आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो इमेजिन करो यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा है, ठीक है, इसका सेंटर से जो फासला है वो है r, ठीक है, स्पीड है इसकी यहाँ पे ओमेगा, सही है।
अब यहाँ पे इसको ये देखो कि इसको बचा कौन रहा है, ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे कौन रहा है, यानी नीचे गिरने से कौन बचा रहा है। देखो मैस इसका नीचे की तरफ लग रहा है, सॉरी वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है mg, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस पर ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो इसको क्या कर रही है, इसके वेट को क्या कर रही है, इसके वेट को बैलेंस कर रही है, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर लग रही है, जो इसको क्या कर रही है कि बचा रही है, यानी इसको भी इधर इधर घुमा रही है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बराबर है mg के, क्योंकि मिनिमम आपकी फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो mg के बराबर हो, आपके वेट के बराबर हो। अगर फ्रिक्शन जो है वो आपके वेट के बराबर ना हुई तो आपने फ्लाई अवे कर जाना है, यानी इंसेक्ट ने फ्लाई अवे कर जाना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जब ये घूम रहा है तो इसको क्या लग रहा है कि कोई फोर्स जो है वो इसको बाहर की तरफ खींच रही है, ठीक है, और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, mg लिख सकते हो, सॉरी ma। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो आपके पास म्यू n के बराबर होती है, और ये आ गया mg, ठीक है। अब ये n जो होता है वो आपके पास, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर mg। अब यहाँ पे v स्क्वायर आपके पास आ जाएगा gr/μ, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो इसकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, तो यहीं से आप एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला कैसे निकाल सकते हो, म्यू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया म्यू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई जी म्यू बाय आर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वह आप उसको पुट कर दो, ठीक है। जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब म्यू है आपके पास कितना, 18, और ये आपके पास है 5 मीटर। तो ये 2s आर, और ये आ गया आपके पास 36, और ये आ गया आपके पास 6, यानी ओमेगा जो है वो आपका 6 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका इंसेक्ट है वो फ्लाई अवे कर जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब वो कह रहे हैं कि एक व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड, यानी ये व्हील है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, ओके। अब मड जो है उसके साथ स्टिक की हुई है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 8 है, रेडियस जो व्हील का है वो 5 मीटर है। तो क्या अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मड जो है वो फ्लाई करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अभी आपने ये डिस्क के लिए फाइंड किया है ना, वही इसके लिए कर लो, क्योंकि ये सेम ही है। अब बस मतलब ये है कि उन्होंने ओमेगा आपको दिया हुआ है 25 रेडियन पर सेकेंड। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हों तो इतनी वेलोसिटी से ये मड जो है वो फ्लाई अवे करेगी या नहीं करेगी। देखो बेटा, अगर ये आपने फार्मूला में लगा के वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ मड जो है वो नहीं, अगर तो उससे यानी मिनिमम से ज़्यादा है, यानी ये वेलोसिटी जो है वो मिनिमम से ज़्यादा है, फिर क्या होगा, आपकी मड जो है वो स्टिक रहेगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि वेलोसिटी फाइंड कर लो एंगुलर, और ये आपके पास फार्मूला आया था जी म्यू बाय आर, ठीक है। जी आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू है आपके पास 8, और आर है आपके पास 5, तो ये आपके पास आ गया ओमेगा 16, और ये आपके पास आ गया 4। तो अब यहाँ पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है 4 रेडियन पर सेकेंड, यानी मिनिमम अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो इतनी हो तो फिर आपका जो मड होगी वो इसके साथ चिपकी रहेगी, ठीक है।
यानी इससे कम को आप करोगे तो फिर क्या होगा कि फ्रिक्शन अब ये वेलोसिटी जो है वो इससे ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि आपकी मड जो है वो चिपकेगी। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि जो मड है इसका मैस लग रहा है नीचे की तरफ और उसको फ्रिक्शन लेके जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगर इससे मैस से ज़्यादा होगी तो फिर आपकी मड जो होगी वो नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इसको ऊपर की तरफ अपनी तरफ ले जाई रखेगी। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन जो है वो आपके वेट से कम हो गई तो फिर क्या होगा कि आपकी मड जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी से आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो मड जो होगी वो व्हील के साथ स्टिकी रहेगी। अब 8वां क्वेश्चन है और लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बाइकर जो है वो डेथ वेल में ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड के साथ जा रहा है, रेडियस उसका 2 मीटर है। अब आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये समझो ये डेथ वेल है। अब यहाँ पे बाइकर जो है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है। तो जैसे आपने पहले देखा, एक दफ़ा दोबारा देख लो, इसका वेट जो है mg नीचे की तरफ है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन की वजह से यानी इसके वेट को ये बैलेंस कर देगी। अगर तो फ्रिक्शन जो है वो वेट से ज़्यादा हुई यानी टायर और इन सरफेस के दरमियान में, बाइक के टायर और इन सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो अगर वेट से ज़्यादा होगी तो बॉडी जो होगा आपका बाइकर जो है वो स्लिप नहीं करेगा यहाँ से। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके वेट को करने वाला। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ये नॉर्मल दे रहा है जो इन दो सरफेसेस के दरमियान में है। तो अब यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट कर लो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg। अब फ्रिक्शन आपके पास होती है म्यू एन, अब यहाँ पे म्यू आ गया और ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो ये एन आपके पास किसके आर ओमेगा स्क्वायर के। अगर आपको यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी दी हुई होती ना तो फिर आप यहाँ पे एन जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर करते। ठीक है, सॉरी वी स्क्वायर बाई आर। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपने निकालना क्या है? म्यू निकालना है। तो ये आपके पास जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। जी आपके पास 10 है, आर आपके पास कितना है 20 मीटर्स और ओमेगा आपके पास है 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये 2 गया 1 बाय 2 2 बार 4 4 2 बार 8 1 बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर्स और इस सरफेस के दरमियान में। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कम होगा तो आपका बाइक जो होगा वो यहाँ पे मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसको प्लीज़ लाइक कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।